मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज में आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून का आर्टिकल। ठीक है ना, जो भी 25 जून के आर्टिकल्स हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल है ना, वो ग्लोबल पीस इंडेक्स का है। ठीक है ना, तो पहले तो ये जो पीस इंडेक्स है ना, इसको रिलीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? ये करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिडनी में। तो ये बेसिकली ये क्या करती है, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, ये दुनिया के जितने कंट्री कवर करती है ना, तो पूरा जो पॉपुलेशन है ना, ऑलमोस्ट 99.7% पॉपुलेशन ये जो है कवर करती है। ठीक है ना। और इनके पास ना जो टूल्स है ना, वो बेसिकली 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों क्वालिटी भी इंश्योर करते हैं और क्वांटिटी भी देखते हैं। तो दोनों को यूज करके वो क्या करते हैं, तीन डोमेन्स में, कि भाई किसी कंट्री के अंदर जो लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो कितना है। ठीक है ना, क्या कोई वहां पे कोई डोमेस्टिक या जो है, अगर देखा जाए तो किसी तरीके का कोई डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में वो पार्टिसिपेट करिए, मतलब इन हाउस, एक्सटर्नल और सोसाइटी के अंदर जो सेफ्टी है, वो तीनों पैरामीटर को ये देखते हैं और उसके बाद ये अपनी रैंकिंग्स देते हैं। तो 2025 की जो रिपोर्ट आई है ना, उसने बोला कि पूरी दुनिया में ना ग्लोबल पीस में डिक्लाइन देखने को मिला है। और कितना डिक्लाइन? 0.36% का। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये सबसे बड़ी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ बात बताऊं तो इसके अंदर से अगर कुछ हाइलाइट्स अगर आप देखोगे, तो इंडिया ने ना रीजन में अपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का रैंक है 115, तो अपने पिछले बार से जो रैंकिंग है उसको इंप्रूव किया है। ठीक है ना। पाकिस्तान की रैंकिंग 146, बांग्लादेश 124, अफगानिस्तान 163। ये ध्यान रखना, अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन पे है। ठीक है ना, अफगानिस्तान जो है वो लास्ट पोजीशन पे है। अब देखो, इसके अंदर जो बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कि जो पीस इनइक्वालिटी है ना, वो दुनिया में बढ़ रही है। मतलब जो सबसे पीसफुल कंट्री है और जो लीस्ट पीसफुल कंट्री है, इनके बीच का गैप एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये इनइक्वालिटी देखने को मिली, और कितना बढ़ गया है? 11.7%। ठीक है ना, पिछले 20 साल में इतना ज्यादा गैप आ गया। मतलब जो पीसफुल कंट्री है वो तो एक्सट्रीम पीसफुल की तरफ जो पीसफुल है, और जो लीस्ट पीसफुल है ना, वहां पे खूब मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन खूब है। ठीक है ना। तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्री स्टेबल नहीं है। अब जो टॉप रैंकिंग है, आइसलैंड है, फॉलोड बाय आयरलैंड है। तो हमें सिर्फ टॉप अगर जाने तो टॉप कंट्री आइसलैंड है, मोस्ट पीसफुल कंट्री, और ये 2008 से आज तक पिछले 17-18 साल से सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है। अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल कंट्री है। अच्छा, एक रीजन की अगर बात की जाए, तो मेना जो रीजन है ना, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, ये रीजन जो है ये लीस्ट पीसफुल रीजन है 10वें कंसेक्यूटिव ईयर। 10 साल से ये जो पूरा मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का रीजन है ना, ये सबसे कम जो पीसफुल रीजन वाइज अगर देखें तो वो है। अभी रिपोर्ट बोलता है कि 2024 में ना 59 ऐसे एक्टिव स्टेट्स हैं, जिन्होंने जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स में है। ठीक है ना, कितने एक्टिव स्टेट है? तो 59। ठीक है ना, मतलब 59 देश ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो ये भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। और इसके कारण 2024 में अगर आप देखो, तो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो 1,50,000 को क्रॉस कर चुकी है, 1,52,000। ठीक है ना। अब इससे इकोनॉमी को भी नुकसान होता है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री खर्चा करना, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो हमने ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा स्पेसिफिक अगर आप बोलो, तो अगर मतलब प्रिसाइजली अगर अपन बात करें, तो 2.7 ट्रिलियन डॉलर अपन खर्चा कर चुके हैं ग्लोबल जीडीपी। और अगर आप देखो इसमें, तो ग्लोबल जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना, वो है कम से कम 20 ट्रिलियन डॉलर नियर अबाउट। ठीक है ना, 2024 में। तो ये, अगर आप आईईपी की बात करो, तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पार्टीशन है और नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी में है। तो ये रिपोर्ट इंडिया स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है ना। योगा अगर आप देखो ना, तो योगा अगर आप इंडिया के जो 6 डॉक्ट्रिन्स है ना, उसमें से एक है, 1/6 डॉक्ट्रिन जो है ना, उसमें से योगा जो है वो एक है। अब पहली बार जो योगा है ना, वो, अब पहले तो मैं आपको योगा के बारे में बताऊं कि ये अभी 21 जून को ना इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है ना। अब योगा क्या करता है, आपके बॉडी, माइंड और सोल तीनों को इंटीग्रेट करता है। ठीक है ना, इसका मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल, जिसको हम इमोशनल हेल्थ बोलते हैं, तीनों को इंटीग्रेट करता है ये। ठीक है ना। तो इन तीनों के बेनिफिट्स को अगर आप साइमल्टेनियसली एंजॉय करना चाहते हो, तो योगा कहा जाता है। कि योगा वैसे भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि योगा तो देखो करनी चाहिए, खास करके 15 मिनट 10 मिनट आप कुछ इंपॉर्टेंट योगा है वो भी कर सकते हो। एट कुछ भी नहीं तो सूर्य नमस्कार तो किया ही जा सकता है आराम से। ठीक है ना। तो एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है, उसके बारे में अगर अपन जाने, तो अब तो इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि 2014 में 11 दिसंबर को एक रेजोल्यूशन इंडिया ने प्रपोज किया था, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया, और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हमने पहली बार 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया। दो रिकॉर्ड बने थे, सबसे लार्जेस्ट योगा सेशन का, और सबसे ज्यादा जो है ना नेशनलिटीज जो है, सबसे जो है वो पार्ट मोस्ट नेशनलिटीज पार्टिसिपेटिंग। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि इस बार जो हमने सेलिब्रेट किया योगा डे 21 जून, ठीक है ना, 2025 को, इसका
जो थीम था वो क्या था, तो यहाँ देखो, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। हम आजकल वन वन नेशन वन इलेक्शन इन टाइप की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए याद रखना भी आसान हो जाएगा। और थीम आजकल जो है ना, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन जो है वो पूछने लगी है, अभी रिसेंट हाफ में तो यूपीएससी भी कुछ अपने अलाइड एग्जामिनेशन में पूछी है। तो थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। डन। इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक तो ना योगा के होलिस्टिक बेनिफिट पे आप अवेयरनेस रेज कर सकते हो, दूसरा एक बहुत सस्टेनेबल और हार्मोनियस लाइफस्टाइल को हम प्रमोट कर सकते हैं। अब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इस आर्टिकल को, तो भाई 21 जून ही क्यों सेलिब्रेट किया गया, तो आप जानते हो कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है ना, तो ये जो लॉन्गेस्ट डे का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि सबसे बड़ा दिन जो है समर सॉलिस्टिस, सबसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ से क्या होता है, जो ये अगर इक्वेटर है, तो सबसे जो लंबा दिन है ना, 21 जून को ही, ठीक है ना, हमारे पास दो डेट है, 21 जून और 22 दिसंबर, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सबसे लंबा डे जो है समर सोलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फीयर का, ये 21 जून है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 21 जून को, अच्छा 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तो जब ज्योग्राफी में इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे यूपीएससी ने ऑलरेडी 2019 में ना क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसी टॉपिक पे, तो जब आप पीवाई क्यू करोगे ना, तो आर्कटिक सर्कल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था, तो पर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो लग रहा था ना, वो यही लग रहा था, ठीक है ना। तो ठीक, तो ये हमारा योगा पे आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हम करते हैं किंग कोबरा पे। देखो, अब पहले तो मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि कोबरा न्यूज में क्यों है। मध्य प्रदेश में ना खूब सारी डेथ हो रही है, और ये डेथ क्यों हो रही है, स्नेक बाइट के कारण, ठीक है ना। ये किसके कारण हो रही है, स्नेक बाइट। तो क्या हो रहा है कि सांप खूब काट रहे हैं लोगों को, और लोग क्या मर जा रहे हैं। तो जब मर जा रहे हैं ना, तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा करो, किंग कोबरा को इंट्रोड्यूस करो। और ये बात किसने कही, वहां के सीएम ने, कि किंग कोबरा को अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो किंग कोबरा क्या है, स्नेक ईटर है, तो बाकी स्नेक को खा जाएगा। तो जो स्नेक बाइट डेथ है, वो जो है धीरे 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 कम हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बात की स्नेक सेंसस करने की, कि हम ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं कि सांपों को के सेंसस कर लेते हैं कि कितने जो हैं वो पॉइजनस हैं, वेनमस हैं, और कितने जो हैं वो इतना ज्यादा हमारे लिए जो डेंजरस है वो नहीं है, ठीक है ना। तो लाइफ थ्रेटनिंग स्नेक्स नहीं है। तो हम एक बार नंबर भी काउंट हो जाएगा, कैटेगरी भी काउंट हो जाएगी। तो ये सीएम ने बात की। अब देखो, कहा जाता है कि इतना फिजिबल नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ना किंग कोबरा को का रिकॉर्ड ही नहीं है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो हॉट ड्राई फॉरेस्ट है, वहां पे पानी के रिसोर्सेज नहीं है। और कोबरा का जो प्रेफर्ड हैबिटेट है ना, वो बहुत ह्यूमिड कूल एनवायरनमेंट, शेडेड एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है ना। मैंग्रोव इकोसिस्टम्स में है, बैम्बू थिकट्स में है, वहां रहते हैं, ठीक है ना। पर मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वही उनके लिए फिजिबल नहीं है। दूसरी बात, दुनिया के अंदर स्नेक काउंट करने की कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, कि हम कैसे काउंट करेंगे, आज दिन तक कभी किया ही नहीं किया है। और तीसरी बात, अगर आप कोबरा को ट्रांसलोकेट कर रहे हो, तो कहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे चल के हाइब्रिडाइजेशन हो जाए और उनकी जो जेनेटिक इंटीग्रिटी है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक। तो ये तीन बातें जो है ये कही गई। अब थोड़ा सा कोबरा के बारे में जानते हैं। दुनिया का सबसे लंबा जो है ना जहरीला सांप है, जो कि 15 फीट तक हो सकता है। अकेला स्नेक है पूरी दुनिया का जो नेस्ट बनाता है अपने अंडों के लिए, ठीक है ना। और कैप्टिविटी में जो है ये ब्रीड नहीं करता है, ये ध्यान रखना। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का है। ये जो है ना पार्थोजेनेसिस जो है इसमें करने में कैपेबल है। मतलब ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें एम्ब्रियो डायरेक्ट जो है ना एग से डेवलप हो जाती है, इसको फर्टिलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है एक एग से। कोबरा के बारे में अगर आप कंजर्वेशन स्टेटस देखो, तो आईयूसीएन स्टेटस में जो है वो वल्नरेबल है, साइट्स के कन्वेंशन में अपेंडिक्स सेकंड में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 में से शेड्यूल 2 में रखा गया है। तो ये ध्यान रखना, ये इनके कंजर्वेशन स्टेटस है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इंडिया की कोस्ट लाइन को ना रिकैलकुलेट अभी किया गया है, ठीक है ना, दोबारा। ठीक, और दोबारा जब इंडिया के कोस्ट लाइन को हमने रिकैलकुलेट किया, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इंक्रीज कर गई। तो ये रीअसेस किसने किया, एनएचओ के ऑफिस ने, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, ठीक है ना, साथ में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो पहले माना जाता था, एक्चुअली बहुत प्रिसाइजली अगर आप देखो तो 70s में जब किया गया था 71151.6 किलोमीटर था, ठीक है ना। ये 5888 नियरली आप मान लो तो 6 किलोमीटर के अराउंड था। अब जो लेंथ है ना वो हो गई है 11,000 किलोमीटर। तो बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, क्या हमारा कोई फिजिकल एक्सपेंशन हुआ है, तो नहीं। ध्यान रखना, किसी भी तरीके का कोई फिजिकल एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी में हमने इंप्रूव करके इस लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब देखो, जैसे एक तो ये लाइन हमें कैलकुलेट करनी है, और एक हमारे कोस्ट लाइन ऐसे थे, तो हमने इतना बारीक नहीं, हमने सिंपल ऐसे कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, जीआईएस टेक्नोलॉजी को यूज किया। दूसरा, हमने मैपिंग को जो है ना उसके अंदर रेजोल्यूशन जो है उसको इम्प्रूव किया। और क्या किया, पहले हम स्केल यूज करते थे 1:4 का, ठीक है ना, मतलब 4 का 4 मतलब 45 का, 4500000, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर को 45 किलोमीटर के
इक्विवेलेंट हम रखते थे। अब हमने क्या किया, अब इस स्केल को सीधा हम 2.5 लाख पे लेके आ गए, 45 लाख से, ठीक है ना। तो 1:2,50,000 पे हम लेके आ गए। अब हम 1 सेंटीमीटर को 2.5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है स्केल में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमने नया स्केल यूज किया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे कोस्ट लाइन का जो ये जो बेसिक जो इंट्रिकेट डेटा थे ना, इसको भी हमने प्रॉपरली कैलकुलेट किया। ये जो बेंड्स हैं, कर्व्स हैं, इसको भी हायर रेजोल्यूशन के यूज करके। तो ये जो सीधी सीधी लेंथ थी ना, ये एक्चुअली सीधा सीधा 40% से ज्यादा इंक्रीज हो गई और प्रिसाइजली 48% इंक्रीमेंट देखने को मिला, ठीक है ना। हालांकि इसके अंदर कुछ ऐसे आइलैंड्स भी थे जिनको पहले हमने कैलकुलेट नहीं किए थे, तो एक उसका भी इंक्लूजन हुआ। पर ध्यान रखना कि हमने रिवराइन आइलैंड्स को इसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया है। जो असम और बंगाल के अंदर जो रिवराइन आइलैंड्स हैं, रिवर के बीच में आइलैंड्स हैं, उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है। डन। तो ये कोस्ट लाइन लेंथ में हमारे पास आज की डेट में कितनी किलोमीटर होगी, 11,098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर की इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है ना। जिसमें अगर आप स्टेट की बात करो तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात के पास, 2340। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। यूपीएससी भी पूछ सकती है सबसे स्टेट में कौन सा है। और यूटी में देखो तो अंडमान निकोबार अगर आपको है तो देखने को मिलेगा 3,083 किलोमीटर। डन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि इंडिया ने ना अभी हेलीकॉमेट का पहला एपिग्राफिकल एविडेंस जो है वो डिस्कवर किया है, ठीक है ना। एक आंध्र प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है जिसको बोलते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल श्रीशैलम, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो शंकर भगवान के हैं ना, उसमें से एक है, 1/12 ज्योतिर्लिंग, ठीक है ना। तो वहां से एक ना 15 सेंचुरी प्रिसाइजली 1456 का ही आपको देखने को मिलेगा वो इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो उस पर डेट भी मेंशन्ड है कि मंडे 28 जून, ठीक है ना। और विजयनगर राजा थे मल्लिकार्जुन, उनके टाइम का है। डन। तो अब जो ये हेली कॉमेट है ना, आपको पता है ये कॉमेट जो है हर 76 ईयर्स में आपको देखने को मिलता है, एवरी 76 ईयर्स। तो वो जो है ना, जब ये आपको देखने को मिला था तो अपियर हुआ था तो 1456 में ये अपियर हुआ था, ठीक है ना, 1456 में। तो इसी का जो है ना आपको एपिग्राफिकल एविडेंस जो है वहां मिला है। जो स्क्रिप्ट लिखी गई है संस्कृत में, नागरी स्क्रिप्ट को यूज करके, और उसमें ग्रांट दिया गया है, ठीक है ना, लैंड ग्रांट एक वैदिक स्कॉलर को दिया गया है, ठीक। और उसने मीटियोर शॉवर की बात की थी, ठीक है ना। जो अग्रहारा नाम जो है, एक अग्रहारा आपको पता है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, टैक्स फ्री विलेज होता है, जिस विलेज का नाम है सिग्मापुरा, ठीक है ना। तो वो ग्रांट किया गया वहां के एक ब्राह्मण को, लिंग नारायण को, ठीक है ना। और उसने उस समय मेंशन किया था बहुत स्पेसिफिकली कि एक ना जो कैलामिटी है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना होना जो है, कि नेचुरल फिनोमेना जो है वो होने जा रहा है, ठीक है ना। और उस कैलामिटी की, जो नेचुरल कैलामिटी की बात की थी, क्यों, क्योंकि एक कॉमेट आने वाला है। तो अपीयरेंस ऑफ कॉमेट का जिक्र जो है ना धूमकेतु का, वो उस समय ही कह दी गई थी, ठीक है ना। और मीटियोर शावर की भी बात की गई थी, दोनों को एसोसिएट किया गया था और बोला गया था। तो इसके से बचने के लिए फिर राजा ने क्या किया, वहां के जो राजा थे विजयनगर के राजा मल्लिकार्जुन, उन्होंने क्या किया, इस राजा को दान दिया और दान दक्षिणा करके, और वो जो है टैक्स फ्री विलेज का नाम क्या है, सिग्मा पूरा। पर ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हमारे पास एपिग्राफिकल रेफरेंस है, मतलब हमारे पास जो है ना कल्चर को साइंटिफिक नॉलेज के साथ हमारे इंटीग्रेशन बहुत एंशियंट टाइम से ही है। हम 15th सेंचुरी में भी हमने अपने कल्चर में देखा कि हमारे कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है उसके साथ साइंस जो है वो एसोसिएटेड है। तो हम आगे भी अगर इस डायनेमिक्स को लेके, हमारे कई एपिग्राफी मिलेंगे जिसमें हमें साइंस की, मतलब उस टाइम के लोगों को भी साइंटिफिक नॉलेज थी। तो एक तो हमने जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है वो बहुत अच्छे से लोगों को पता थी। तो कॉमेट की बात वहां पे उस टाइम पे की गई थी, जो एग्जैक्ट प्रिसाइज हेली कॉमेट का ही डेट है, और शब्द भी वही लिख रखे हैं, ठीक है ना, धूमकेतु का। डन। तो ये हमारा आखिरी आर्टिकल था। अब आप इन आर्टिकल्स को रिवाइज कीजिए, और जो भी आपके नोट्स हैं आप कोशिश कीजिए कि इन नोट्स के ऊपर जो वैल्यू एडिशन है वो आप करें। और एक और बात, जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया, जैसे मल्लिकार्जुन टेम्पल, तो कई बार वो पूछ लेती है कि कौन से स्टाइल का टेम्पल है, तो द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है। किस नदी के किनारे है, तो कृष्णा रिवर के किनारे है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। वो जैसे अब इस पूरे आर्टिकल में अग्रहारा जो टैक्स फ्री विलेज होता है, जिसमें आपको टैक्स नहीं देना होता उस पूरे गांव में, जो जनरली ग्रांट के थ्रू दिया जाता है, अब अग्रहारा एक छोटा सा कीवर्ड है पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो कई बार वो बेसिक ना कॉन्सेप्ट को यूज करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं फिर आपके साथ।